हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? बढ़िया, मस्त है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं फिर, मस्त हो तो। और पिछले वीडियोज में हमने धातु और धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था, आपको भी पता होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, मैं बहुत छोटा छोटा देखो लिख कर लाया हूं। आप इसे ट्रिक भी समझ सकते हैं और याद करने का एक बेहतरीन तरीका भी। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दूंगा, आपको अभी याद होगा ये सब चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धातुओं के, अगर आपको नहीं याद होता है तो देखिए सबसे पहले क्या करना है। नंबर एक, जैसे धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, इसका मतलब कि धातुएं, अब धातुएं तो हमने आपको बता दिया क्या होती हैं, कितनी होती हैं, है ना, ज्यादातर धातुएं ही हैं। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन मतलब O2, है ना, वायु, ऑक्सीजन मतलब वायु या O2 ऐसे आप बोल सकते हैं। तो जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है कि नहीं। मान लो किसी धातु को हमने वायु में छोड़ दिया, पड़ा छोड़ दिया, आपने देखा ना, लोहा छोड़ दो, पड़ा छोड़ दो तो क्या होता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसी को यहां पर लिखा गया है कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? उदाहरण देख लेते हैं तो शायद समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए धातु है, Mg सूत्र किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो इधर देखिए क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लास्ट में ऑक्साइड आ रहा है ना, ये चीज होता है। मतलब कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो अपना ऑक्साइड बनाएगी, अपना बनाएगी, दूसरे का नहीं। यहां पर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यहां पर आयरन है तो इधर आयरन ऑक्साइड बनेगा, यहां पर सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। समझ में आया ना? तो जो भी धातु है, ठीक है, अगर वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? बहुत ही आसान, सीधा सीधा आप ये इतना केवल याद कीजिए और ये पूरी अभिक्रिया याद हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन में देखिए, पढ़ने का ना ये बहुत ही अच्छा मजा आएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ पाए। तो उसमें देखिए होता क्या है, मतलब भाई ये इस तरीके से पेपर में बहुत ही कम आएगा कि भाई बताओ कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होंगे, ऐसे नहीं आता। उसमें अगर आपसे पूछ लिया कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, तब आप क्या बताएंगे, ये पढ़ना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। समझ में आया ना? तो ये तो इतना क्लियर हो गया कि भाई आपको भी पता चल गया कि धातुएं हमेशा सदैव ऑक्सीजन के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेंगी। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करूं तो आप सभी ने लोहा देखा होगा। लोहा क्या है? एक धातु है। ठीक है, सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, शायद कोई ना जानता होगा लेकिन सब जानते हैं कि धातु है, लोहा एक धातु है। अगर हम उसे बाहर लाके रख दे, वायु में ला करके रख दे, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर जंग लगने लगती है, वही जंग आयरन ऑक्साइड होता है। समझ में आया ना? और धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, इसीलिए उस पर पेंट वगैरह किया जाता है। समझ में आ गया ना? उदाहरण, वो आयरन ऑक्साइड होता है, जब वो जंग जो लगता है ना, वो आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो अब आपको जंग का सूत्र भी पता लग गया होगा। तो ये आपको इतना समझ में आ गया ना कि देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सदैव ऑक्साइड बनाती हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आगे हम देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनता है, तो क्या बनता है? ठीक है, यहां पर जल के साथ अभिक्रिया का मतलब है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जल से संयोग करती हैं, मिलती हैं, तो क्या होता है, तो हमेशा धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। पहली बात धातु ऑक्साइड बनाएंगी और दूसरी बात हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहां पर यह चीज समझना जरूरी है कि धातु ऑक्साइड बनाएंगी या फिर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, दो चीजें। पहली चीज है, जब भी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी या धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो मतलब अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनाना है तो भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी धातु का हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना है तो भी आप उसकी जल के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। भाई मतलब तो यही हुआ ना,
अगर आप किसी धातु के ऑक्साइड प्राप्त करना चाहते हैं तो भी उसकी अभिक्रिया जल के साथ करा सकते हैं। तो सिंपली अब आपको याद भी हो गया होगा कि अगर आपको किसी धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने हैं और हाइड्रोजन गैस बनाना है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको धातु को जल में डाल देना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया कि मैंने जल के साथ, ऐसे डालने का मतलब थोड़ी है कि हमने उठा करके उसे जल में डाल दिया। डालने का मतलब यह है कि दोनों का अभिक्रिया कराया जाए। ठीक है, रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी बनेगा। इसका ऐसे थोड़ी कि हमने हाइड्रोजन गैस बनाना है तो मन में आ रहा है कि लोहा एक धातु है तो ला उसको उठा के हम बाल्टी में डाल दे, पानी में डुबाए रखते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती कि नहीं निकलती, है ना। तो ऐसा नहीं होता जब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। और रासायनिक अभिक्रिया ऐसे थोड़ी हो जाती है, एक निश्चित ताप, दाब, कई सारे चीजों की आवश्यकता होती है ना, तो उस पर होती है रासायनिक अभिक्रिया। सिंपली समझ में आ गया आपको। तो सीधा सीधा अगर मैं एक लाइन में फिर से बोलूं तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ये सूत्र है आपका कैल्शियम का। कैल्शियम आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों के हड्डियां जो बोन्स होती हैं कैल्शियम से बनी होती है, दांत में कैल्शियम पाया जाता है ना, और वृद्धि के लिए हम लोगों के लिए आवश्यक है कैल्शियम, सभी लोग जानते हैं। तो ये कैल्शियम का सूत्र है Ca2H2O। ये H2O किसका सूत्र होता है, जल का। तो ये धातु है और ये जल है। देखिए जब धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। बस एक लाइन इसमें एक लाइन इसमें, इतना भी आप अगर याद नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे भाई, है कि नहीं। इतना तो करना बनता है, इतना तो पढ़ना बनता है कि भाई इतना इतना ये सूत्र आप समझ सकते हैं, ये सूत्र आप समझ सकते हैं, याद करने की ट्रिक समझ सकते हैं, कुछ भी आप समझिए, बशर्ते आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया ना कि कैल्शियम जल के साथ देखो यहां पर अभिक्रिया कर रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। मतलब अब आपको समझ में आ गया है कि कोई भी धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी या ऑक्साइड का निर्माण करेगी प्लस वो H2 गैस तो मिक्स फिक्स से मिलेगी। हाइड्रोजन गैस फिक्स है, कोई भी जल के साथ अभिक्रिया करेगी धातु तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी। समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं H2, हमने H लिख दिया, H2 से अभिक्रिया मतलब कि जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दी जाए किसी धातु की तो क्या होगा भैया, है कि नहीं। अगर मान लो हमारे पास कैल्शियम है ना, सोडियम, लिथियम, आयरन, सोना, चांदी, ये सब धातुएं, अगर हमने इनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करा दी, हाइड्रोजन गैस के साथ करा दी, तब क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि ज्यादातर धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ज्यादातर धातुएं, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन के साथ। पहली बात पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर धातुएं, मैं दोहरा रहा हूं इसीलिए इसको, ज्यादातर धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेकिन फिर से ध्यान दीजिएगा, टर्निंग पॉइंट है, पॉइंट मुड़ रहा है अपना, ठीक है। पॉइंट यह है कि लेकिन कुछ जो ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं और हाइड्राइड का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पर सोडियम धातु क्रियाशील धातु होती है, ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रही है और सोडियम हाइड्राइड का निर्माण कर रही है कि नहीं। जैसे मतलब होता नहीं, गांव में कुछ बच्चे होते हैं, कुछ आदमी होते हैं शांत प्रवृत्ति के होते हैं, दुनियादारी से मतलब ही नहीं, और कुछ लड़के होते हैं कहो जहां जाए वहां बवाल क्रिएट कर देंगे, होता है कि नहीं। कुछ लड़के होते हैं ऐसे, कुछ आदमी होते हैं ऐसे, मतलब कुछ भी बोलने लड़ाई शुरू, जहर उगलने का काम करते हैं। तो ज्यादातर धातुओं में सहनशीलता, आप समझने के लिए भाई ये सब चीज बातूनी बातें हैं, ठीक है। तो ज्यादातर धातुएं कहती छोड़ो हटा यार, हाइड्रोजन से कौन उलझे फालतू में। लेकिन कुछ धातुएं हैं वो उलझ जाती हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, इस तरीके से जो ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं ना वो उलझ जाती हैं और हाइड्राइड का निर्माण कर लेती हैं। अब आपको समझ में आ गया ना, हमने ये तीन चीजें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सोडियम धातु इतनी क्रियाशील होती है कि ये
अगर मतलब कि बाहर रख दिया जाए ना तो तुरंत आग पकड़ लेती है। जैसे जादूगर लोग दिखाते नहीं, इसी का यूज करते वो लोग, ऐसे हाथ से निकालते ना तो भक से आग आग निकलती है, वो लोग इसी का यूज करते हैं, सोडियम का। ठीक है, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ये अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण जैसे ये वायु में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती, तुरंत इनमें आग पकड़ लेती है। हमारे लिए तो जादू है, उनके लिए तो जादू है जो लोग नहीं जानते, है कि नहीं? और एक जादूगर के लिए जादू है, लेकिन वो अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण होता है। समझ में आया? अब इससे बचने का उपाय क्या है? लोग करते क्या है, इसको सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में भरकर रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार पॉइंट है आपके लिए, हम सब के लिए, कि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में या कैरोसिन जिसे बोलते हैं उसमें भरकर रखा जाता है। अब आपको पता लग गया ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में भरकर क्यों रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्रियाशील होती है। जैसे होता नहीं यार, अब कोई आदमी है जहां जाएगा लड़ाई करेगा, हम लोग उसे क्या करेंगे, हम लोग उसको कहेंगे कि भैया तुम्हें जाना ही नहीं, तुम यहीं पे रहो। उसी तरीके से रसायन जो होते हैं, मतलब एक तरीके का बात है समझने के लिए, है ना, कि इसको फिर हम लोग क्या कर देते हैं, भर के रख देते हैं किसमें, मिट्टी के तेल में, भैया तुम पड़े रहो, तुम बाहर निकलोगे नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक क्लियर होता है। आपने तीन रासायनिक गुण पढ़े। पहला पढ़ा आपने धातुओं के साथ, धातुओं की जल ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे। दूसरा आपने पढ़ा जल के साथ अपक्रिया, तो जल के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे, ये फिर से। तीसरा आपने पढ़ा हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, कोई भी धातु ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि वो हाइड्रोजन गैस के साथ अपक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, क्रिया कर लेती हैं और हाइड्राइड का निर्माण करती है। जैसे यहां पर सोडियम हाइड्राइड है। बस 2 मिनट का था, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हम कुछ और इसके लक्षण देख लेते हैं, हम इसको मिटा करके आपको वो भी बता देते हैं। चलिए अब हम लोग धातुओं के कुछ और रासायनिक गुण देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें, पहला क्या, चौथा है ना, तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। अब अम्ल का मतलब तो आप जानते ही हैं, पिछले लेसन में आपने पढ़ रखा है अम्ल के बारे में। हमने शायद तनु के बारे में नहीं बताया होगा, तो तनु शब्द देखिए बार बार यूज हो रहा है, इसलिए इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 2 तरीके के रसायन होते हैं, रसायन विज्ञान में 2 तरीके के केमिकल्स होते हैं, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। सांद्र का मतलब ऐसा होता है जिसमें रसायन की सांद्रता अधिक होती है, मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि शुद्ध, उसमें कुछ मिलावट नहीं रहती सांद्र में। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया सांद्र H2SO4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो तेजाब है वो उसमें सांद्रता पूरी है, हार्ड है। भाई शुद्ध होगा तो हार्ड ही तो होगा वो, है कि नहीं? अगर हमने इसमें मिला दिया जल, ठीक है, तो ये बन जाएगा तनु, सांद्र की जगह पर फिर क्या हो जाएगा, तनु अम्ल। तो समझ में आया ना, तनु का मतलब होता है जिसमें मिलावट होती है, या फिर तनु अम्ल ऐसे अम्लों को कहते हैं जिसमें अम्ल की सांद्रता थोड़ी कम होती है। ठीक है ना, सांद्रता का मतलब गाढ़ेपन से आप ले सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपको तनु अम्ल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि तनु अम्ल के साथ जब धातुएं क्रिया करती हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो पहली चीज है, देखिए धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है कि नहीं? केवल इतना एक लाइन याद करना है और पूरी अभिक्रिया आपको याद हो जाएगी कि धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर सोडियम गैस है, Na किसका सूत्र होता है, सोडियम का, प्लस 2HCl, HCl किसका सूत्र होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रही हैं तो ये देखिए लवण बन रहा है। NaCl क्या है, NaCl किसका सूत्र होता है, नमक का। आप नमक लिख सकते हैं। देखिए भाई याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, देखिए केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे अब जिसको आता है तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं, जिसको नहीं आ रहा होता ना उसे बहुत कठिनाई होती है पढ़ने में।
खास करके सूत्र को याद करने में। तो बढ़िया तरीका हम आपको बता रहे हैं कि याद करने के लिए आप इसके नीचे सूत्र लिखिए। ये सोडियम है तो नीचे सोडियम लिखिए हिंदी में आप, है ना। हम जैसे लिख रहे हैं आप सेम मत कीजिए, मैं आपको इसीलिए बताते चलता हूं कि हाँ ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम है, वो नमक है सोडियम क्लोराइड। आप प्लीज लिखिए ये सब चीजों को, आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब आपको भाई ये तो पता लग गया कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। समझ में आ गया, सिंपल था। उसके बाद लवण विलयनों के साथ क्रिया, एक और लास्ट अब क्रिया देख लेते हैं कि जब क्या होगा जब धातु लवण विलयनों के साथ अब क्रिया करेगी। मान लीजिए कि हमारे पास एक परख नली है ना। परख नली का मतलब कांच होता नहीं, जैसे कांच की नली टाइप की जिसमें नीचे लगा होता है रसायन वगैरह केमिकल्स उसमें रखते हैं, अब क्रिया करते टाइम यूज करते हैं। तो क्या होगा यदि धातुएं लवण विलयनों के साथ अब क्रिया करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे विलयन ना जिसमें लवण पाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक जग है, उदाहरण के लिए समझने का प्रयास कीजिए। जग है, जग में हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए जग है भाई, पतला सा मोटा सा जैसा भी है जग है। जग में लवण विलयन रखा है, अगर हम इसमें कोई धातु डाल देंगे तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। मतलब समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या है, हेडिंग क्या है, समझ में आ रहा है ना कि क्या होगा यदि धातुओं को लवण विलयन में डाल दिया जाए, अब क्रिया लवण विलयन से करा दी जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना अब आपके। तो क्या होगा तब हमें ये समझना है, तब हमें बताना है कि भाई देखो मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे मान लो, इसको सबसे बढ़िया तरीका हम आपको याद करने को बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक गांव है, ठीक है। गांव में सभी लोग क्या मतलब एक परिवार रहता है, ठीक है। बड़ा सा परिवार है, कई सारे लोग उसमें रहते हैं। उसमें एक आदमी को भेज दिया जाता है या फिर एक और परिवार को भेज दिया जाता है, तो क्या होगा, है कि नहीं। अगर वो ज्यादा शक्तिशाली आदमी होगा तो वह धीरे धीरे क्या करेगा, मतलब ये आप जानवरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आदमी को छोड़ के हम जानवर लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा जंगल है, उसमें एक शेर है और उसने पूरे पर कब्जा किया हुआ है। जंगलों में आप अगर डिस्कवरी देखते हैं तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, जंगल पर राज किसका होता है, शेर का। अब उसमें एक और शेर डाल दिया गया। उस शेर ने क्या किया कि क्या होता है, फिर जब दो शेर आमने सामने आते हैं तो उनमें लड़ाई होती है। जो जीतता है वही फिर उस जंगल का राजा होता है। ऐसे ही तो होता है ना, सिंपल सा है। वही चीज यहां पर होगा कि जो भाई देखो, जो शेर ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतेगा। गलत बोला नहीं ना, जो शेर ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतेगा, वही क्रियाशील शेर कहलाएगा और वही जंगल का राजा होगा। वही अब क्रिया, वही चीज सेम यहां पर होती है रसायनों के साथ में। जब लवण विलयन में कोई धातु डाली जाती है ना, तो वो धातु क्या करती है कि अगर कमजोर धातु है तो उसको हटा करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। भाई जैसे उदाहरण के लिए देखो, ये विलयन है कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये यहां पे रखा है, ठीक है। अब इसमें जिंक डाल दिया किसी ने उंगली करने के लिए, अरे भैया जिंक डाल दो। अब ये अंदर जैसे ही जाएगा ना तो जिंक होता है ज्यादा पावरफुल। ये कॉपर को कहेगा भैया तुम हटो यहां से, हटो, कुल मिला के हटो, और इसको हटा करके उसकी जगह पे जुड़ जाएगा और कॉपर को कर देगा अलग। समझ में आया ना जंगल के शेर की कहानी। तो ये होता है, मतलब जो ज्यादा क्रियाशील धातु होगा वह कम क्रियाशील धातु को अलग कर देता है, कहता है तुम हटो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो अगर अब आपको ये तो समझ में आ गया ना, और अब क्या चाहिए भाई, इतना आसान से पढ़ रहे हो, कोशिश भी कर रहा हूं मैं समझाने की, है कि नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि ये तो अब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसे होता है। तो सीधा अगर मैं आपसे बोलूं ना कि क्या होगा अगर लवण विलयनों के साथ जल धातु की अभिक्रिया कराई जाती है, तो होगा ये कि ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देगी। प्रतिस्थापित का मतलब उसको हटा करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेती है।
समझ में आ गया ना। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, CuSO4 ZnSO4, SO4 तो सेम ही है ना। यहाँ पर कॉपर हटा दिया, कॉपर हट गया, जिंक आ गया। जिंक ने कॉपर से कहा भैया हटो तुम, हटा दी, कॉपर बेचारा किनारे हो गया। देखो Cu किनारे लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया ना। तो हमने देखो, हम लोगों ने अब इस वीडियो में धातुओं के क्या रासायनिक गुण होते हैं उनको देखे, है ना, और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा भी और पढ़ने की कोशिश भी की। आपको समझ में आया होगा, याद भी हुए होंगे, है ना। पढ़ने का तरीका आपको पता लगा होगा कि हमें पढ़ना कैसे और क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक और टॉपिक जो बच रहा है, ये देखिए, रासायनिक गुण इसके पूरे होते हैं, रासायनिक जो विशेषताएं हैं, रासायनिक गुण होते हैं वो पूरे होते हैं। एक और टॉपिक बच रहा है अम्लराज के बारे में, हम उसे भी इसी में पढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के हिसाब से, याद करिएगा उसे। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं कि अम्लराज क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अम्लराज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अम्लराज होता क्या है। देखिए, अम्लराज का मतलब, अगर शब्द पर अगर आप गौर करेंगे तो अम्ल का मतलब एसिड, अम्ल, राज का मतलब जो राज करे, मतलब प्रभाव इसका बहुत ज्यादा होता है। देखिए होता क्या है, एक मिश्रण होता है ये। ठीक है, क्या होता है, एक मिश्रण होता है भाई, कुछ नहीं होता, परेशान नहीं होना है, एक मिश्रण होता है, बस इतना तो याद हो जाएगा ना। अब इस मिश्रण में होता क्या क्या है। अम्लराज एक मिश्रण होता है जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो अम्लराज एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें 3 भाग HCl तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे अम्लराज कहते हैं। सिंपल है कि नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसको मतलब अगर प्रैक्टिकली अगर हम समझने का प्रयास करें, कैसे समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि हमारे पास 4 लीटर अम्ल है। ठीक है, 4 लीटर अम्ल है टोटल। ठीक है, तो इसमें से ना 3 लीटर आपका क्या हो जाता है, मतलब अम्लराज आप बनाएंगे कैसे। अगर मैं बोलूं अम्लराज आप बनाएंगे कैसे, तो 3 लीटर आपको लेना है सांद्र HCl और 1 लीटर लेना है आपको सांद्र HNO3। सिंपल है भैया, घर पर बनाओ, खुद भी बनाओ, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो अम्लराज अगर आपको घर पर बनाना है तो आप ले लीजिए, समझने के लिए 3 लीटर अगर आपको HCl लेना है तो 1 लीटर आपको HNO3 लेना, दोनों को आप मिक्स कर देंगे, अम्लराज बन गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये अम्लराज क्यों बता रहे हैं, हम अम्लराज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भैया हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि यह प्रबल संक्षारक होता है। ध्यान रखिएगा, प्रबल संक्षारक होता है। प्रबल संक्षारक का मतलब कि यह ना बड़े से बड़े, मतलब कि धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। जैसे अगर आप सोने को गलाना चाहे ना तो केवल इसमें डाल दीजिए ना, ये लो टपाक पिघल जाएगा टोटली, इसलिए ये जरूरी है कि नहीं। तो मतलब धातुओं को गलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि प्रबल संक्षारक होता है, नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि दोनों हैं, एक तरफ दो अम्ल बताओ मिले हुए हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, नाइट्रिक अम्ल भी, दोनों अम्ल भी हैं और प्रबल अम्ल है वो भी। और जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो कितना प्रबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो सीधा सीधा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया अम्लराज क्या है, तो आप बताएंगे कि अम्लराज वह मिश्रण होता है जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। इसका उपयोग धातुओं को गलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। तो एक और रेजिया भी बोलते हैं, इंग्लिश में शब्द यूज करते हैं। तो सिंपली आपको अम्लराज के बारे में भी उम्मीद करता हूं समझ में आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि हमने कहा था, हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में। थैंक यू दोस्तों।